नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं भारत और चीन के रिश्तों की। बड़ा ही पेचीदा विषय है। जी हाँ, बिल्कुल। सोचिए, एक वक्त था जब हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे। हाँ, वो दौरे अलग था। और आज देखिए, सीमा पर तनाव, एक तरह का शक। ये कैसे हुआ? ये भाई भाई का रिश्ता इस मोड़ तक कैसे पहुंचा? बिल्कुल सही सवाल है। ये रिश्ता दोस्ती, फिर शक, फिर प्रतिस्पर्धा और कभी-कभी तो सीधी दुश्मनी तक गया है। आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ स्रोत हैं, ऐतिहासिक विश्लेषण है, हाल की खबरें हैं, कुछ एकेडमिक लेख और ऑनलाइन चर्चाओं से भी कुछ बातें निकली हैं। अच्छा, तो आज का हमारा सफर रहेगा पहले वो भाई भाई वाला दौर, फिर वो कैसे टूटा, जी फिर सीमा विवादों की गहराई में उतरेंगे, जो शायद सबसे बड़ा मुद्दा है आज भी। बिल्कुल। हाल में क्या चल रहा है वो देखेंगे, और हाँ, वो एक दिलचस्प सोच कि अगर 1962 का युद्ध ना होता तो। हाँ, वो एक क्या होता अगर वाली बात। चलिए तो शुरू करते हैं 1950 के दशक से, वो उम्मीदों वाला दौर। बिल्कुल। 1950s का दशक, जैसा आपने कहा, उम्मीदों से भरा था। दोनों देश नए नए आजाद हुए थे। जी। औपनिवेशिक शासन से मुक्ति मिली थी। भारत ने तो 1950 में ही पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को मान्यता दे दी थी। हाँ, ये बड़ी बात थी उस समय। जी। भारत पहले गैर साम्यवादी देशों में से था जिसने ऐसा किया। और इसी माहौल में पंचशील समझौता हुआ। पंचशील, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांत। हाँ, वही। आपसी सम्मान, हमला न करना, अंदरूनी मामलों में दखल न देना, बराबरी और शांति, ये सब बातें थी उसमें। और तभी चीनी प्रधानमंत्री चौ एन लाय भारत आए थे। पंचशील जिंदाबाद, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगे थे। जी हाँ, कहते हैं ये भाई भाई वाला नारा गुरुदेव टैगोर के एक भाषण से आया था और नेहरू जी ने इससे काफी आगे बढ़ाया। लेकिन ये सब, मतलब, ये अच्छा दौर ज्यादा चला नहीं। आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? 1962 तक बात कैसे पहुंच गई? साथ ही 1959 में जब भारत ने दलाई लामा को शरण दी। हाँ, तिब्बती धर्मगुरु। जी, वो चीन को बहुत नागवार गुजरा। उन्हें लगा कि भारत उनके अंदरूनी मामले में दखल दे रहा है। इसके अलावा उस समय चीन और सोवियत संघ के रिश्ते बिगड़ रहे थे। हाँ, वो स्प्लिट हो रहा था। बिल्कुल। तो चीन को ये भी शक होने लगा कि भारत कहीं सोवियत संघ के पाले में तो नहीं जा रहा, और दोनों मिलकर चीन को घेर सकते हैं। और एक बात फॉरवर्ड पॉलिसी की भी आती है भारत की तरफ से। हाँ, बिल्कुल। भारत ने उन इलाकों में जिन्हें वो अपना मानता था, पर चीन भी दावा करता था, वहां अपनी चौकियां आगे बढ़ानी शुरू की थी। अच्छा। और फिर तिब्बत की स्वायत्ता का सवाल था। चीन का अपना नजरिया था। वो 1914 के शिमला समझौते को नहीं मानता था, जिसमें मैकमोहन रेखा तय हुई थी। जी, जो ब्रिटेन और तिब्बत के बीच हुई थी। चीन कहता था कि तिब्बत तब स्वतंत्र देश नहीं था, तो उसे समझौता करने का हक नहीं था। तो ये सब चीजें, सीमा विवाद, दलाई लामा, अविश्वास, फॉरवर्ड पॉलिसी, मैकमोहन रेखा पर असहमति, ये सब मिलकर 1962 के युद्ध का कारण बनी। ठीक है, तो अब आते हैं सीमा विवाद की जड़ पर। ये जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये क्या है असल में? देखिए, LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा, ये समझना जरूरी है कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। अच्छा। जी नहीं, ये दरअसल वो लाइन है जहां 1962 के युद्ध के बाद दोनों देशों की सेनाएं रुक गई थीं, तैनात थीं। ओके। उसी को वास्तविक नियंत्रण रेखा मान लिया गया। शुरू में तो ये शब्द सिर्फ पश्चिमी सेक्टर, मतलब लद्दाख वाले हिस्से के लिए इस्तेमाल होता था। उन्होंने एक तरह से इसे औपचारिक रूप दिया ताकि सीमा पर शांति बनी रहे, पर ये तयशुदा सीमा नहीं है। दोनों के दावे अलग अलग हैं कई जगहों पर। तो ये विवाद किन खास इलाकों में ज्यादा है, अगर हम पश्चिमी सेक्टर यानी लद्दाख की बात करें? पश्चिमी सेक्टर में देखिए, सबसे बड़ा और रणनीतिक रूप से सबसे अहम विवादित क्षेत्र है अक्साई चिन। हाँ, इसका नाम बहुत सुना है। जी, ये करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है। तिब्बती पठार का हिस्सा है। ऊंचा, बर्फीला, नमक का रेगिस्तान जैसा, करीब 5,000 मीटर की ऊंचाई पर। बाप रे। ऐतिहासिक रूप से ये भारत को सिल्क रूट से जोड़ने वाला एक रास्ता था, लेकिन 1950s के दशक से ही चीन के कब्जे में है ये। अच्छा। यहाँ सीमा पर 2 लाइनें हैं। जॉनसन लाइन इसे भारत का हिस्सा बताती है, मैकडॉनल्ड लाइन चीन का नियंत्रण होने से उसे पाकिस्तान से सीधा रास्ता भी मिलता है, जो भारत के लिए चिंता की बात है। बिल्कुल, बहुत बड़ी सामरिक चिंता है। तो ये सिर्फ जमीन नहीं, ये स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। और इसी सेक्टर में गलवान घाटी,
2020 में बहुत नाम आया था। हाँ, गलवान घाटी, ये लद्दाख और अक्साई चिन के बीच है। LAC यहीं से गुजरती है। ये 1962 में भी संघर्ष का केंद्र थी और 2020 में जो हिंसक झड़पें हुई उसने इसे फिर से सुर्खियों में ला दिया। हाँ, वो बहुत दुखद घटना थी। जी, दोनों तरफ के सैनिक हताहत हुए और रिपोर्ट्स आई कि 45 साल में पहली बार LAC पर गोलियां चली। सोचिए जरा। ये दिखाता है कि जमीन पर स्थिति कितनी नाजुक है, जरा सी भी चूक। हाँ, बात बढ़ सकती है। अच्छा, गलवान के अलावा पेंगोंग सो झील और दौलत बेग ओल्डी का भी नाम आता है। इनकी क्या अहमियत है? पेंगोंग तोसो झील, ये भी बहुत संवेदनशील जगह है। 134 किलोमीटर लंबी झील है ये। इतनी लंबी? हाँ, और 14,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर। इसका करीब 1/3 हिस्सा भारत में है, 2/3 चीन के नियंत्रण वाले क्षेत्र में है। अच्छा। LAC इसके बीच से जाती है। हाँ। और इसके उत्तरी किनारी पर जो पहाड़ियां हैं जिन्हें फिंगर्स कहते हैं, वहां अक्सर तनाव रहता है। और दौलत बेग ओल्डी यानी DBO वो दुनिया की सबसे ऊंची हवाई पट्टियों में से एक है। काराकोरम दर्रे के पास है। भारत की बहुत महत्वपूर्ण चौकी है। अच्छा। 2013 में यहाँ चीनी सेना की घुसपैठ की खबरें आई थी, तब भी तनाव बढ़ा था। ये इलाके हमारी उत्तरी सीमा की निगरानी और सप्लाई के लिए बहुत अहम है। ये तो हुई पश्चिमी सेक्टर की बात। अब जरा पूर्व की तरफ चलें। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, वहां क्या मुख्य मुद्दे हैं? पूर्वी सेक्टर में देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है मैकमोहन रेखा का। हाँ, जिसका जिक्र पहले हुआ था। जी, 1914 के शिमला समझौते वाली लाइन। चीन इसे मानता ही नहीं। क्यों? उनका वही तर्क है कि तिब्बत तब स्वतंत्र नहीं था। हाँ। और वो पूरे अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है और उस पर अपना दावा करता है। पूरा अरुणाचल प्रदेश? जी, तो ये सिर्फ एक लाइन का विवाद नहीं, ये पूरे राज्य पर दावे की बात है। ये चीन का एक तरीका है अरुणाचल पर अपना दावा बनाए रखने का और भारत पर दबाव डालने का। और इसी इलाके में तवांग मठ का भी बड़ा महत्व है ना? हाँ, तवांग ये अरुणाचल का एक जिला है, बौद्ध धर्म का बहुत बड़ा केंद्र है। वहाँ एक बहुत पुराना और प्रसिद्ध मठ है। जी। चीन का दावा है कि सांस्कृतिक और ऐतिहासिक रूप से ये तिब्बत का हिस्सा है। 1962 के युद्ध में चीन ने कुछ समय के लिए इस पर कब्जा भी कर लिया था। अच्छा। तवांग पर नियंत्रण का मतलब है पूर्वी हिमालय में एक रणनीतिक बढ़त। समझ गया। और डोकलाम, वो विवाद भी काफी चर्चा में रहा था 2017 में। हाँ, डोकलाम वो एक पठार है, एक ट्राई जंक्शन पर, जहां भारत, भूटान और चीन की सीमाएं मिलती हैं। ट्राई जंक्शन? जी, वैसे ये इलाका भूटान और चीन के बीच विवादित है। तो भारत कैसे शामिल हुआ? 2017 में चीन ने वहां सड़क बनानी शुरू कर दी थी उस विवादित इलाके में। भूटान ने विरोध किया और भारत ने भूटान का साथ दिया। क्यों? क्योंकि भारत और भूटान के बीच 2007 की मैत्री संधि है और वो जगह भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत संवेदनशील है। इसलिए भारत ने चीनी निर्माण को रोका और वहां लंबा गतिरोध चला। अच्छा, इसी के पास चुम्बी घाटी का भी जिक्र आता है। वो क्यों इतनी अहम है? चुम्बी घाटी तिब्बत में है, लेकिन ये एक पच्चर की तरह है जो भारत के सिक्किम और भूटान के बीच में घुसी हुई है। और इसका दक्षिणी सिरा भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे चिकन नेक भी कहते हैं। हाँ, वो पतला सा रास्ता जो उत्तर पूर्व को जोड़ता है। बिल्कुल, उसके बहुत करीब है, महज 50 किलोमीटर दूर। तो अगर चुम्बी घाटी में चीन कोई बड़ी सैन्य गतिविधि करता है तो वो भारत के लिए सीधा खतरा है। वो हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों का संपर्क काट सकता है। बाप रे, ये तो वाकई बहुत ही जटिल और संवेदनशील मामले हैं सारे। जी हाँ, बहुत ज्यादा। चलिए अब जरा उस दूसरी दुनिया में चलते हैं, वैकल्पिक इतिहास। रेडिट पर यह बात हुई कि अगर 1962 का युद्ध ना होता, शांति से मामला सुलझ जाता, तो क्या होता? क्या लगता है आपको? हाँ, ये सोचना बड़ा दिलचस्प है। रेडिट पर जो चर्चा हुई उसमें कुछ पॉइंट्स निकले। जैसे एक यूजर थे कॉमर्स स्टार, उनका कहना था कि शायद भारत की कम्युनिस्ट पार्टी CPI का विभाजन न होता 1964 में। अच्छा, वो क्यों? वो विभाजन चीन सोवियत मतभेद और 1962 युद्ध पर पार्टी के अंदर अलग अलग राय की वजह से हुआ था। तो शायद एक मजबूत एकजुट लेफ्ट पार्टी होती भारत में। तो राजनीति पर असर पड़ता। हाँ, और शायद नक्सलवाद का रूप भी कुछ और होता, कौन जाने। और विदेश नीति, नेहरू की घुटनिरपेक्षता। कुछ लोगों का मानना था, जैसे भोपोलो ने लिखा, कि शायद नेहरू की जो आदर्शवादी विदेश नीति थी वो थोड़ी और चलती, युद्ध के झटके के बिना। हालांकि कुछ लोग उसे यथार्थ से दूर भी मानते थे। हाँ, वो बहस तो है ही। कैसेंडर जैसे यूजर ने कहा
कि गुटनिरपेक्षता तो वैसे भी सोवियत झुकाव वाली ही थी, लेकिन सबसे बड़ा असर शायद भारत चीन पाकिस्तान वाले त्रिकोण पर पड़ता। वो कैसे? कोमोस्टार ने ये पॉइंट उठाया कि अगर भारत चीन दोस्त रहते तो चीन शायद पाकिस्तान का उतना बड़ा हिमायती ना बनता। हाँ, 1965 और 1971 के युद्धों के बाद चीन पाकिस्तान के बहुत करीब आ गया था। बिल्कुल। तो शायद उन युद्धों का नतीजा या उनका होना ही प्रभावित होता। और एक बात ये भी कि 1971 में निक्सन ने चीन से दोस्ती के लिए पाकिस्तान का रास्ता अपनाया था। हाँ, तो शायद अगर भारत चीन के रिश्ते अच्छे होते तो अमेरिका भारत के जरिए चीन से बात करता। क्या पता। इससे तो पूरी कोल्ड वॉर की कहानी बदल सकती थी। सोवियत पाकिस्तान, अमेरिका ईरान रिश्ते, सब कुछ। लेकिन इसी चर्चा में एक और बात भी थी। एक यूजर थे, नाम तो डिलीट हो गया है, उन्होंने कहा कि भाई भारत और चीन इतने बड़े देश हैं, दोनों की महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक सिस्टम इतने अलग हैं, हाँ, तो उनमें आपस में होड़ या प्रतिद्वंदिता तो होनी ही थी। सीमा विवाद नहीं होता तो पानी का मुद्दा होता या कोई और। प्रधानमंत्री मोदी 7 साल बाद चीन गए और राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मिले। इसे कैसे देखा जा रहा है? हाँ, 2020-21 में जो हुआ गलवान, फिर LAC पर फायरिंग की खबरें, भारी संख्या में सैनिकों की तैनाती, उसने रिश्तों को बहुत पीछे धकेल दिया था। उसके बाद कई दौर की बातचीत हुई, मिलिट्री लेवल पर भी, डिप्लोमैटिक लेवल पर भी, तनाव कम करने के लिए। जी। तो अगस्त 2025 की जो मोदी शी जिनपिंग की मीटिंग हुई, वो इसी माहौल में हुई। कोशिश यही थी कि रिश्तों को वापस पटरी पर लाया जाए, बातचीत फिर से शुरू हो। लेकिन इस मुलाकात पर भारत में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं भी हुईं, जैसे कांग्रेस पार्टी ने आलोचना की। हाँ, बिल्कुल। प्रभासाक्षी की रिपोर्ट में था कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सवाल उठाया कि क्या सरकार गलवान भूल गई है? उन्हें ये चिंता थी कि कहीं हम चीन के साथ रिश्ते सुधारने के चक्कर में एक नई सामान्य स्थिति तो नहीं मान रहे। नई सामान्य स्थिति मतलब ये कि चीन ने जो आक्रामकता दिखाई, कहीं हम उसे स्वीकार तो नहीं कर रहे। उन्होंने चीनी सामानों की डंपिंग का मुद्दा भी उठाया। हाँ, कि उससे भारतीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है। जी, तो ये साफ करना जरूरी है कि ये कांग्रेस पार्टी की चिंताएं थीं जो उन्होंने जाहिर की। हाँ, ये उनका पक्ष था। दूसरी तरफ इस मीटिंग के कुछ सकारात्मक नतीजे भी बताए गए, जैसे ऑप इंडिया और हिंदुस्तान की खबरों में था। क्या थे वो? दोनों नेताओं ने कहा कि आपसी विश्वास, सम्मान और एक दूसरे की संवेदनशीलता का ध्यान रखते हुए रिश्तों को स्थिर और स्वस्थ बनाना है। सीमा पर शांति बनाए रखने और प्रबंधन पर भी जोर दिया गया। कैलाश मानसरोवर यात्रा फिर से शुरू करने पर भी बात हुई। अच्छा। और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति जिनपिंग को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का न्योता भी दिया। और जिनपिंग के कुछ बयान भी थे, जैसे ड्रैगन और हाथी को साथ नाचना चाहिए। हाँ, और हम प्रतिद्वंद्वी नहीं, भागीदार हैं। और ये कि सीमा विवाद को पूरे रिश्ते पर हावी नहीं होने देना चाहिए। जी, ये बयान अहम है। ये दिखाता है कि चीन भी कम से कम कहने के लिए तनाव कम करना चाहता है और सहयोग के रास्ते देख रहा है। लेकिन इन बातों को हमें बड़े परिदृश्य में देखना होगा। अमेरिका चीन का तनाव चल ही रहा है। ट्रंप के समय जो टैरिफ लगे थे उनका असर है। सही बात है। और भारत इस सब में अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। मतलब किसी एक खेमे से बंधना नहीं चाहता, अपने हिसाब से फैसले लेना चाहता है। और इसी में सीमा का संतुलन भी एक बड़ा फैक्टर है। 1962 के बाद तो भारत ने काफी तैयारी की है। आज क्या स्थिति है? निश्चित रूप से 1962 एक बड़ा झटका था भारत के लिए। उसके बाद सेना के आधुनिकीकरण पर बहुत काम हुआ। जी। आज की स्थिति देखें तो ग्लोबल फायर पावर 2025 के जो आंकड़े उनके हिसाब से चीन दुनिया में तीसरे नंबर पे है सैन्य ताकत में, और भारत चौथे पर। अच्छा, तीसरे और चौथे। हाँ, संख्या के हिसाब से चीन आगे हैं। जैसे एक्टिव सैनिक चीन के पास करीब 20 लाख हैं, भारत के पास 14.5 लाख के आसपास। टैंक चीन के पास ज्यादा है, लगभग 6800 बनाम भारत के 4200। लड़ाकू विमान भी 1200 से ज्यादा चीन के पास, भारत के पास 500 से ज्यादा। नौसेना में भी चीन आगे हैं, 750 प्लस जहाज बनाम भारत के करीब 300। तो संख्या में काफी फर्क है। हाँ, संख्या में फर्क है, लेकिन ये सिर्फ नंबर है। भारत ने भी तकनीक में, ट्रेनिंग में, अपनी भौगोलिक स्थिति के हिसाब से रणनीति बनाने में काफी तरक्की की है, और ये सैन्य संतुलन डिप्लोमेसी में एक अहम भूमिका निभाता है। बिल्कुल। तो कुल मिला के जो तस्वीर बन रही है वो ये कि ये रिश्ता बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। हाँ, बहुत जटिल। एक तरफ इतिहास है, भाई भाई से युद्ध तक का। दूसरी तरफ आज की चुनौतियां, सीमा विवाद है, रणनीतिक होड़ है जी। और इन सब के बीच व्यापार भी बढ़ रहा है।
और SCO, ब्रिक्स, G20 जैसे मंचों पर साथ काम करने की मजबूरी भी है, जरूरत भी है। बिल्कुल सही कहा। यही इस रिश्ते की पहेली है। हाल की मुलाकातों और अच्छी बातों के बावजूद एक गहरा अविश्वास है दोनों तरफ। हाँ, जैसा हिंदुस्तान अखबार के विश्लेषण में भी कहा गया, सीमा का मुद्दा अभी बीच में खड़ा है, सबसे संवेदनशील। और चीन की नीतियां जैसे दक्षिण चीन सागर में या डोकलाम में दिखी। हाँ, वो भारत के लिए चिंता का सबब है। और चीन को भारत की अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ बढ़ती नजदीकियां जैसे क्वाड, हाँ, क्वाड। वो चीन को लगता है कि ये उसे घेरने की कोशिश है। और अमेरिकी फैक्टर तो है ही, जो इसे और उलझाता है। तो फिर सवाल वही है कि क्या ये ऐसे ही चलता रहेगा? कभी तनाव, कभी थोड़ी बातचीत, या फिर कोई रास्ता है कि 1962 की छाया से निकलकर एक स्थायी, भरोसे वाला रिश्ता बन सके? शायद सोचना ये पड़ेगा कि आज दुनिया बदल रही है, इतिहास से हमने सीखा है। तो दोनों तरफ से सोच में, नजरिए में ऐसा क्या बुनियादी बदलाव चाहिए कि हम सिर्फ मुद्दों को मैनेज न करें बल्कि उनका हल निकाल सके? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा। और ये निर्भर करेगा दोनों देशों के नेतृत्व पर, उनकी इच्छा शक्ति और दूरदर्शिता पर। बिल्कुल। आज की इस बातचीत के लिए और ये सारी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भारत चीन संबंधों की इस उलझी हुई तस्वीर को समझने में कुछ मदद मिली होगी। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।